तो आप सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? जितने लोग अभी क्लास से जुड़ चुके हैं वो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। ठीक ठीक है। आज पिक्चर सब साफ दिख रहा है और दिन से? यस सर, दिख रहा है। ठीक है ठीक है। सब लोग माइक बंद कर लीजिए, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है इसको डेरिवेशन करके हम लोग यही लाए थे। और यहाँ से के का वैल्यू रखिएगा तो एक वैल्यू हम लोग यह रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू यह भी रखते हैं। इस इक्वेशन में P डाइपोल मोमेंट है और R सेंटर से लिया गया डिस्टेंस है। इसमें देखिए यह इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं भी सर आवाज नहीं आ रहा है सर। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दीजिए। यहां से ठीक है, यहां से कोई इशू नहीं है। हाँ, तो बता रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P वेक्टर के अपोजिट होता है। क्यों होता है यह भी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे। जब दोनों पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल के ऐड किया गया तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर ही आया था। इक्वेटोरियल लाइन पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिएगा तो वह P के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कहीं भी निकालिएगा, यहां पर भी अगर आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, यहां पर भी निकालिएगा तो इधर ही होगा, या यह लाइन नीचे खींच के ले जाइए, नीचे के तरफ भी कहीं निकालिएगा तो वह P के अपोजिट होते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड P वेक्टर के ऑलवेज अपोजिट होते हैं और इसका इक्वेशन आपके सामने है KP/RQ के। नेक्स्ट, ये जो हम बनाए हैं यह एक्सियल लाइन के लिए बनाया गया है, इसको हम ऐसे लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। अब वह जो देख रहे हैं वह इक्वेटोरियल लाइन पर निकाले, तो इसको हम ऐसे लिख दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन KP/RQ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन K2P/RQ। दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं और यही दोनों इक्वेशन हम लोग को बता रहा है कि डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन के तुलना में 2 गुना होता है। अगर कोई डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन पर यहां पर 50 फील्ड बनाता है तो यही डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर 100 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। यह दोनों इक्वेशन आप ध्यान से देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक इक्वेटोरियल पर जो आप निकाले थे इसके ठीक 2 गुना यह वैल्यू है। तो यह डेरिवेशन करके हम लोग ऑब्टेन किए और उसके आधार पर ये बातें कह रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद यहां से जो रिजल्ट मिला है उसको हम लोग अब एक जगह लिखेंगे।
यानी हम लोग क्या सीखे अभी कि जैसे यह डाइपोल है, इस डाइपोल का यह माइनस क्यू चार्ज और यह प्लस क्यू चार्ज, इधर एक पॉइंट लिए हैं हम जो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E बराबर, अगर हम यक्स लिखते हैं, एक्सिस के पॉइंट पर यह लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, यह यक्स है, तो इधर के तरफ r डिस्टेंस पर जाने पर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यहां जो वैल्यू है इसका ठीक यह आधा होता है, यानी एक्सिस पर ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर कम होते हैं। अगर इसको आप यक्स लेते हैं तो यह वैल्यू 2x के बराबर होगा। यहीं से हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो 2/1 होता है। तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 2:1 होता है, ऐसा हम लोग अभी पढ़े। यह था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, लेकिन हम लोग का वर्क अभी समाप्त नहीं हुआ। एक बार फिर से वही हेडिंग दिया गया है जो पिछले क्लास में आप दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हेडिंग दिए हैं। फिर से हेडिंग देने के पीछे क्या रीजन है, यह भी आप समझ लीजिए। अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 केसेस पढ़े हैं। यह डाइपोल है, आप एक बार में यहां पर फील्ड निकाले हैं और दूसरे बार में यहां पर निकाले। ये दोनों हम लोग जान गए हैं, एक्सियल लाइन का फील्ड जानते हैं, इक्वेटोरियल लाइन का भी जानते हैं, लेकिन किसी का मन होगा कि हम यहां पर फील्ड निकालें, इस पॉइंट पर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग फिर से एक बार पढ़ाई करेंगे। इसीलिए बताए थे कि डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने और पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है। हर तरह से अगर आपको प्रिपेयर होना है तो काम करना पड़ता है। एक चीज और बता देते हैं आपको, एनसीईआरटी की किताब में जो दिया था वह आप पढ़ चुके हैं।
ये जो अभी बताएंगे इस पॉइंट का केस, यह एनसीईआरटी की किताब में या आपके बोर्ड एग्जाम में आमतौर पर नहीं पूछे जाते हैं। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ही पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड के 2016 के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि फाइंड या डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना था। क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था और वह 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो वह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए उतने महत्वपूर्ण यह नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण होते हैं। इसको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। यह आप सीख सकते हैं। इतना मेहनत जब कर चुके हैं तो इसको निकालने में कोई खास बड़ा वर्क नहीं है। तो देखिए यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन एक बार फिर से करने जा रहे हैं। अभी जो बताएंगे यह एस.सी. वर्मा के द्वारा बताई हुई बातें हैं या उनके बुक में ऐसा दिया गया है, उसी मेथड को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। देखिए यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यह डाइपोल का -q चार्ज है और यह डाइपोल का +q चार्ज है। इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है और यह डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस m पॉइंट का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग को नहीं मालूम है, निकालेंगे आज। लेकिन एक चीज मालूम है जो आप पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े हैं हम लोग जानते हैं, सेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट यम, आप जो यम पॉइंट यहां दिखाएं, इस यम पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको यहां लिख देते हैं V इक्वल के P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। यह इक्वेशन कहां से आया, क्यों आया, ये आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। इसका आज यूज करना। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोग को यम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर 2 वर्क किया जाता है। एक, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिएगा तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 आया। अगर आप इस यम पॉइंट को और आगे कर देते हैं इधर, तो देखिएगा डिस्टेंस बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह कि यम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वैल्यू R पर डिपेंड करता है। R को बदलने से यम पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। नेक्स्ट, अगर आप इस थीटा का वैल्यू भी चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू यम पॉइंट पर बदल जाएंगे। एम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाले हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने का 2 रीजन है। एक R चेंज होने से और दूसरा थीटा बदलने से। एम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे वह फील्ड 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं। एक फैक्टर का नाम R है, दूसरे फैक्टर का नाम थीटा है। तो 2 फैक्टर पर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए एम पॉइंट पर 2 फील्ड बनेंगे, वन ड्यू टू R एंड अनदर ड्यू टू थीटा। और इसी को हम लोग को दिखाना है। थीटा एंगल है और एंगल के बारे में आप जानते होइएगा। जैसे यह देखिए, यही एंगल है और इसका मेजरमेंट हम लोग ऐसे करते हैं। अगर यह ऊपर वाला लाइन इधर आ जाए तो अब थीटा को ऐसे मेजर कीजिएगा। इस लाइन पर आप देखिएगा तो थीटा का जो डायरेक्शन है, इस लाइन पर थीटा को आप ऐसे मेजर कर रहे हैं। आप कहीं इस लाइन पर देखिएगा, टेंजेंट खींचेंगे तो यह
उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा के बदलने से वैरी करेगा। दूसरी बात, आर के बदलने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वह आर के ही डायरेक्शन में होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं आपको क्या बताया जा रहा। जैसा कि पहले ही आपको बताए, एम पॉइंट पर जो फील्ड आपको निकालना है उसके होने का कारण या वह दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक आर है, दूसरा थीटा है। थीटा के कारण जो फील्ड बदलेंगे वह फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे जो कि टेंजेंट खींच के हम दिखाए हैं। और दूसरा, आर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह आर के ही डायरेक्शन में होते हैं। इस दोनों को अभी हम बोल रहे थे, अब यहां दिखा के आपको बताते हैं। देखिए, यह है आपका एम पॉइंट। हम बता रहे थे कि आर वैरी होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे उसका डायरेक्शन इसी लाइन की तरफ होता है। ऐसे दिखाएंगे हम लोग। यह उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है जो आर के वैरी होने से बदल जाते हैं। दूसरा, थीटा के बदलने से जो होगा वह इस लाइन के परपेंडिकुलर। यह जो देख रहे हैं यह वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके होने का कारण या जो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। आर बदलने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेंगे ई आर, या आर पर डिपेंडेंट जो फील्ड है ई आर, और थीटा पर डिपेंडेंट फील्ड जो है वह ई थीटा है। और यह एंगल आप देख रहे हैं जो 90 डिग्री। म्यूट कर दीजिए। अब नेक्स्ट, इस दोनों का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब उसके बाद इस दोनों को वेक्टर रूल से ऐड करिएगा, वही रिजल्टेंट फील्ड होता है। तो वेक्टर रूल से रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा उसको दिखा देते हैं। ये दोनों मिल के जो फील्ड बनेगा वह फील्ड आपका यही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड। और इसको हम ई वेक्टर से लिखे हैं। यह रिजल्टेंट फील्ड ई आर वेक्टर के साथ यहां पर एक एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। यह अलग एंगल है, यह अलग एंगल है, दोनों को एक नहीं समझना है। यह एंगल वह एंगल है जो आर डाइपोल के एक्सिस के साथ बनाया है। यह वह एंगल है जो रिजल्टेंट फील्ड एम पॉइंट पर ई आर वेक्टर के साथ बनाया है। तो इस फिगर में तीन टर्म ई थीटा, ई एंड ई आर, ये सब क्या है इसको यहां लिख देते हैं। इस फिगर में जो आप देख रहे हैं ई आर, दिस इज ड्यू टू या फिर when R changes, R के बदलने से जो फील्ड जनरेट होंगे या जो वेरी करेंगे वह है ई आर। और यह जो देख रहे हैं ई थीटा, यह when थीटा चेंजेस। और नेक्स्ट, यह जो आप लिखे हैं यह बराबर होंगे ई थीटा वेक्टर प्लस ई आर वेक्टर। और आप देख रहे हैं कि ई थीटा और ई आर 90 डिग्री पर है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ऐसे रूट अंडर ई थीटा का स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर प्लस 2 ई थीटा ई आर
cos 90 डिग्री। यहाँ पर यह टर्म नहीं भी पढ़ाने से हम लोग का काम चल सकता था, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े कार्य के लिए भी हम लोग को वर्क या तैयार रहना चाहिए। एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने गए तो हम लोग को फाइंडिंग हुआ कि इस एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेंगे वह दो फैक्टर पर डिपेंड करेंगे, एक आर और इसके कारण जो होगा ई आर, एक थीटा और इसके कारण जो होगा ई थीटा। ई दोनों का रिजल्टेंट यह है। यही चीज अभी हम यहाँ लिखे। अब इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं। सब लोग यहाँ देखिए कौन काम कर रहे हैं। तो अभी यह लाइन ऐसे ही है। अब थोड़ा सा इस लाइन को इधर कर दिया ऐसे, पहले यहां पर था अब यहां पर ले आए हैं, तो देखिएगा इस थीटा का वैल्यू थोड़ा सा से बदल जाएगा। ये जो एंगल आप देख रहे हैं यह वेरी स्मॉल एंगल है, इसको हम लिखे हैं डी थीटा। और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो यह जो वैल्यू देख रहे हैं यहां से यहां, यह भी बहुत छोटा होता है। एक दिन और बताए थे, फिर बता देते हैं। यह ट्रायंगल है, अगर यह एंगल छोटा रहे स्मॉल तो यह परपेंडिकुलर भी स्मॉल होता है। यही चीज यहां बता रहे हैं कि इस एंगल को अगर हम डी थीटा लेते हैं तो यह डिस्टेंस भी आपका बहुत छोटा होगा और छोटे डिस्टेंस को डी सिंबल से लिखा जाता है। यानी यहां जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लिख दिए हैं डी आर। नेक्स्ट यहीं से लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ एंगल। ये जो अभी ऊपर लिखे थे यह इक्वेशन नंबर 2 था। ये जो लिखे हैं रूट वाला इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लिखे हैं बाय डिफिनीशन ऑफ एंगल। हम लोग पढ़े हैं एंगल बराबर होते हैं आर्क बाय रेडियस। ऐसा ही हम लोग पढ़े हैं। देखिए एंगल यहाँ कितना है, छोटा एंगल है डी थीटा। आर्क यही बन रहा है जो भी, वो भी बहुत छोटा है, दैट इज डी आर। और नीचे में हो जाएंगे आर के। यहीं से हम लोग लिखेंगे डी आर बराबर होंगे आर डी थीटा के। अब इतना काम हो गया है, इतना आप समझ गए हैं, अब कोई खास दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी ई थीटा और ई आर का वैल्यू हम नहीं बताए हैं, अब बताने वाले हैं। ई थीटा और ई आर जब निकाल लीजिएगा तब टोटल फील्ड कैलकुलेट होगा। हाँ, तो किन्हीं को दिक्कत है इसमें कोई भी सिंबल टर्म से तो पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिगर का हम लोग को काम है, इसीलिए ये फिगर नहीं मिटा रहे हैं, उधर ही मिटा रहे हैं। चलिए, अब हम लोग को ई थीटा और ई आर निकालना है। ठीक है, यहीं से हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग। निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मालूम है भी पोटेंशियल। यहीं पर लिखेंगे बाय यूजिंग। यह फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यह फार्मूला आप पढ़े थे, माइनस डी वी बाई डी आर, इसी फार्मूला का यूज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो पहले ई आर निकालेंगे, फिर ई थीटा निकालेंगे। ठीक है, यहीं से लिखेंगे
कैलकुलेशन ऑफ ई आर। अभी ई आर निकालने जा रहे हैं। ई आर बराबर भी यही इक्वेशन लिखेंगे, माइनस डी वी बाई डी आर। और यहां जो भी लिखा हुआ है वह वही भी है जो यम पॉइंट पर है। यम पॉइंट का भी आपको मालूम है। इक्वेशन नंबर 1 से भी का वैल्यू यहां लिख देना है। जब लिखिएगा तो यही बन जाएंगे, माइनस डी बाई डी आर। और भी का वैल्यू देखिए यही है कि पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, ई आर का वैल्यू निकालना हो या ई थीटा का, इक्वेशन यही है। आप ई आर निकालिए या ई थीटा निकालिए, इक्वेशन आपके पास यही है। क्योंकि आपको पहले से यम पॉइंट का सिर्फ भी ये मालूम है, इसीलिए भी वाला इक्वेशन हम यूज किए हैं। पॉइंट चार्ज के हेल्प से नहीं निकाल रहे हैं, पोटेंशियल के हेल्प से निकालने जा रहे हैं। अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे वो पॉइंट चार्ज से आप निकाल रहे थे, आज पॉइंट चार्ज से नहीं निकाल रहे हैं। तो भी का वैल्यू मालूम था, हमने पुट कर दिया। अब जो जो इसमें कांस्टेंट है उसे बाहर कर दिया जाएगा। यहीं से ई आर बराबर देख लीजिए, यहां आर है तो आर वाला यह टर्म रह जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। पढ़ते होइएगा मैथ में, अब तो मैथों में आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े होइएगा। यहां जो टर्म रहते हैं इससे जो मैच करते हैं वही रहते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट समझ के बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा, माइनस के पी कॉस थीटा इनटू डी बाई डी आर। और यह नीचे का आर ऊपर ले चलिए, -2। सोल्व करते हैं, ई आर इक्वल माइनस के पी कॉस थीटा। और डिफरेंशिएशन में आप पढ़े हैं, इसको पावर रूल से सोल्व करेंगे, -2 आर के पावर -2 -1। यहीं से इसको सोल्व किया जाए, यह माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो यह बन जाएंगे 2 के पी कॉस थीटा, 2 के पी कॉस थीटा। और ये जो देख रहे हैं आर के पावर -3, नीचे जाएंगे तो आर के पावर 3। यानी ई आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ई आर का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ई थीटा निकालते हैं। साफ आइए नहीं रहा तो कैसे स्क्रीनशॉट ले? एको बार साफ नहीं आ रहा है सर कभी कभी आ रहा है, बीच में एक दो बार आ रहा है बस, बाकी सब थोड़े नहीं थे आ रहा। इसी के कारण तो कल हम नहीं पढ़ाएं कि नेटवर्क खराब चल रहा है। अभी कभी कभी मेरे यहाँ भी खराब रहता है। सर हम लोग का तो ठीक है। और वही किसी किसी का खराब है, किसी किसी के यहाँ ठीक है। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। एक एक्सिस और इक्वेटोरियल पर जब निकाल लिए थे तब उन पर क्यों निकाले हैं? इसी के बारे में तो इतना देर से बोल रहे हैं, आप कहाँ थे इस बीच में? मैसेज कर रहे हैं। क्या कहे हैं? बोले कि एक्सिस और इक्वेटोरियल पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे तो एम पर क्यों निकाले? वही ना बोल रहे हैं कि इतना देर से तो हम यही बता रहे थे कि यम पर चाहे निकाल रहे हैं। हम बताए हैं आपको कि बोर्ड एग्जाम में इसका जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो किसी भी चीज का जरूरत हो जाता है, इसीलिए निकाल रहे हैं। और यम पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग निकाले थे उस दिन। उस दिन आप यह क्वेश्चन नहीं किए कि सर इक्वेटोरियल और एक्सिल पर निकालिए गया तो आप यम पर पोटेंशियल क्यों निकाले। उस दिन देखिएगा पोटेंशियल जिस दिन पढ़ाए थे यमे पर पहली बार निकाला गया था। सब जगह पढ़ना है, सब पॉइंट पर निकाल करके पढ़ना है। डाइपोल 12 क्लास में है तो 12 क्लास में डाइपोल के हर जगह का फील्ड आपको जानना चाहिए, इसीलिए बताया जा रहा है।
आइए बता रहे हैं तो इससे आप ही को फायदा है, हमको फायदा नहीं है। हमको तो एक दिन आज समय ज्यादा लग गया। ई थीटा, देखिए ई थीटा अब निकालना है, तो ई थीटा भी निकालने के लिए यही रिलेशन यूज करेंगे। ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, और इसी को देखिए ऐसे लिख दिए हैं माइनस डी वी बाई, क्या लिख दिए हैं सब लोग यहां समझ लीजिए, माइनस डी वी बाई डी आर है। और डी आर का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले आप लिखे थे आर डी थीटा, यहां डी थीटा जानबूझ करके लाना पड़ा है क्योंकि आप ई थीटा निकाल रहे हैं, यहां थीटा तो यहां भी थीटा। इससे पहले वाले केस में यहां आर था तो यहां भी आर। अभी देखिए दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग डी आर को रिप्लेस करके यह लाए। फिर भी का जो वैल्यू आप पढ़े हैं यहां पर, इसको रख देंगे। यहीं से देखिए माइनस डी बाई आर डी थीटा, और भी का वैल्यू देखिए क्या है कि पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट कौन है, यहां देख रहे हैं डी के साथ थीटा है, तब थीटा वाला टर्म रह जाएगा, बाकी बाहर हो जाएगा। तो थीटा वाला जब टर्म रह जाएगा तो देखिए क्या होगा, माइनस के पी निकल जाएगा, आर भी निकल जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे के पी बाई आर स्क्वायर, इसमें का बाहर निकला है। नेक्स्ट डी बाई आर डी थीटा, और इसमें रह गया कॉस थीटा। के पी बाई आर स्क्वायर बाहर आ गए तो बच गए कॉस थीटा। यह आर डी के पहले लिखा हुआ, तो इस आर से इस आर में गुना हो जाएगा, यह हो जाएंगे ई थीटा बराबर माइनस के पी बाई आर क्यू। इस आर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन हम सभी लोग जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है। अब इसको सोल्व करिएगा तो ई थीटा बराबर होंगे माइनस माइनस प्लस के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। ई थीटा भी निकल गया, ई आर भी निकल गया। अब टोटल फील्ड, इस ई का वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टोटल फील्ड निकालते हैं, और टोटल फील्ड निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। ये डी आर को डी थीटा में बदलना पड़ा है, बिना बदले हुए इसका वैल्यू निकालना मुश्किल है। निकालने के लिए ही तो ऐसा कंसिडरेशन किए हैं, ये डी थीटा डी आर उसी के लिए लिया गया। चलिए अब आगे देखिए, यहीं से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ए फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन जिसमें आप यह लिखे थे ई का मॉडुलस बराबर था रूट अंडर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा अक्रॉस 90 डिग्री। यही आप लिखे हुए थे अभी इक्वेशन नंबर 2 में। कॉस 90 जीरो होता है, यह पूरा टर्म जीरो हो गया, और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा रूट अंडर ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। ई आर और ई थीटा आप निकाल चुके हैं, उसको यहां रख दीजिए। ई आर का वैल्यू देख लीजिए आप कितना लाए थे, के पी
कॉस थीटा टू के पी बाई कॉस थीटा एक 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। ई आर और ई थीटा एक बार मिला लीजिए, यही था कि नहीं? अभी थोड़ा देर पहले आप ई आर और ई थीटा निकाले, वहां पर यही आया था। अब इसको सोल्व करना है, यहां आर क्यूब है। अब तो इस दोनों में से बहुत सारे टर्म कॉमन हो जाने वाला है, उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए के पी यहां भी है, यहां भी है, आर क्यू यहां भी है, यहां भी है, तो कॉमन ले लीजिए। के पी बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया तो बचा क्या? 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर भी लगा हुआ है, कॉमन जब लीजिएगा तो स्क्वायर के साथ कॉमन हो गया। अब रूट के बाहर यह निकल जाएगा तो स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के पी बाई आर क्यू और रूट। अब इसको सोल्व करना है तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब जो वर्क हो रहा है मैथमेटिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई रूल हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो आप रूल जानते हैं वही हो रहा। अब देखिए 4 4 है, आई 1 है, तो एक खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। यहीं से हम लोग लिखेंगे टोटल फील्ड एट एम, टोटल फील्ड एट यम पॉइंट का टोटल फील्ड हम लोग निकाले हैं ई बराबर के पी बाई आर क्यू और ब्रैकेट रूट में क्या बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यही आया है, यम पॉइंट पर बनने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। आज जो हम पढ़ाए हैं अभी तक, इस पढ़ाई से आप में से कई लोग बहुत गुस्साए होंगे आज हम पर। इतना बड़ा डेरिवेशन बताने की क्या जरूरत है? ठीक है, बताया जब जाता है तो सब लोग को ऐसा ही लगता है, लेकिन बाद में आप ही को लगेगा कि यह नहीं पढ़े होते तो बहुत तरह की परेशानी सामने आते रहता। एक ये पढ़ लेने से डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं भी निकाल सकते हैं, कहीं भी। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, 30 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, हर जगह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब जैसा कि आपको बताएं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ई आर वेक्टर से ये कितना एंगल पर होगा, इस अल्फा का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये पूरा बोर्ड अब मिटा रहे हैं, आप लोग से पूछेंगे, आप लोग देख के बताइएगा। अब डाइपोल आपका समाप्त हो चुका है। कल जो है आप लोग को 10 क्वेश्चन बनाने के लिए भेजा गया है और उसमें मेनली डाइपोल का ही क्वेश्चन है। सब लोग बनाकर पर्सनली हमको सेंड करिए।
तो अभी थोड़ा देर पहले यही फिगर बना हुआ था, यह था ई आर, यह था ई थीटा, और यह पूरा एंगल 90 डिग्री था ऐसे, और दोनों का रिजल्टेंट यही था ई, और यह एंगल हम लोग लिखाए थे अल्फा। अब यह हम लोग को कैलकुलेट करना है, यहीं पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट यम। ये नया हेडिंग नहीं दे रहे हैं, जो पढ़े हैं उसी में कहा है। यम पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब वेक्टर के डायरेक्शन निकालने का मीनिंग होता है एंगल का वैल्यू निकालना, इसी एंगल को निकालना है। यह आप देखिएगा अच्छा से, तो यह और यह, ये तीनों साइड मिल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस के। इस फिगर में देखिएगा डायग्राम में, तो परपेंडिकुलर यही है और बेस यही है। बेस यह है, इसका मतलब ई आर, परपेंडिकुलर यह है, इसका मतलब ई थीटा। हम लोग ऐसे लिखेंगे ई थीटा बाई ई आर। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, tan अल्फा इक्वल ई थीटा आप निकाले हैं, आगे बताए हैं आपको, देखिएगा वहां पर के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, यह ई थीटा का वैल्यू है, और ई आर के 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू। केपी से केपी कट गया, आर क्यू से आर क्यू कट गया, तो बच क्या गया, tan अल्फा इक्वल क्यूब होगा सर। अच्छा, tan अल्फा बराबर देखिए यहां पर बचा साइन थीटा, और नीचे में बचा है 2 cos थीटा, और यहीं से हम लोग लिखेंगे tan अल्फा इक्वल 1/2 tan थीटा के। इस इक्वेशन में दो एंगल है, लेकिन दोनों अलग अलग है। यह थीटा आर और एक्सिस के बीच का एंगल है, और यह अल्फा रिजल्टेंट फील्ड के द्वारा ई आर वेक्टर के साथ बनाया गया एंगल है। इसी इक्वेशन को डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड कहा जाता है। तो आज जो पढ़ना आप शुरू किए वह अब फिनिश्ड हो चुका है। पाँच मिनट है। आज डाइपोल आप लोग का समाप्त हो गया है। अब कल से यानी सोमवार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको कई बार हम बताए हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, जैसे यह बोर्ड है जिस पर हम आपको पढ़ाते हैं, इस बोर्ड को अगर आप चार्ज यहां रख दीजिएगा 10 कूलम, तो वह 10 कूलम चार्ज अपने आप ये पूरा बोर्ड में फैल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऐसा तब होता है जब यह बोर्ड कंडक्टर होगा। किसी कंडक्टर को चार्ज देने से वह चार्ज पूरे कंडक्टर में फैल जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक वही आ रहा है जो कल ही से अब शुरू हो जाएगा। अब बहुत आपको पहले से ही कह रहे हैं कि मेहनत करने वाला समय आ गया। सब लोग मेहनत करिए, भागिए नहीं पढ़ाई से। फर्स्ट वॉल्यूम बुक 12 का बहुत मेहनत कराता है। तो अभी तक जो पढ़े हैं इसका फाइनल समरी क्या है वह एक फिगर के द्वारा आपको बता देते हैं। हम उम्मीद या विश्वास करते हैं कि आपको यह टॉपिक जो आज पढ़ाए हैं इससे आपको फायदा होगा। ये नहीं कि टाइम बर्बाद हुआ है। कई लोग को लगता है टाइम बर्बाद हुआ, ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए। आप यही पढ़े हैं, यह डाइपोल है, इसका प्लस क्यू चार्ज यह है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक यम पॉइंट हमने लिया, यह आर एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। इस यम पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा
पोटेंशियल V बराबर m पर का पोटेंशियल V एट m हम लोग कल ही पढ़ चुके थे KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और उसी m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वह आज पढ़े हैं E एट m। यह हम लोग पढ़े हैं कि P बाई आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 की। इसी फिगर में अगर थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री रखिएगा तो यह m पॉइंट एक्सिस पर आ जाएगा यहां पर। अगर 90 डिग्री रखिएगा तो आप सीधा ऊपर इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाइएगा। यानी यह इक्वेशन से आप कहीं का निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में जो इक्वेशन बताए वह सिर्फ एक जगह के लिए ही था, इक्वेटर पर क्या होगा, एक्सिस पर क्या होगा, बस दो ही जगह आप जान सकते थे। यह इक्वेशन कहीं के फील्ड का वैल्यू आपको बताएगा। कहीं पर कोई भी प्लेस पर डाइपोल कितना फील्ड बनाएगा वह आप यहां से निकाल सकते हैं। इस के का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹, यहां भी वही। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब कल से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई होगा। ऑफलाइन होगा सर? कौन बोला? ऑफलाइन होगा सर? ऑफलाइन के लिए